शाजिल को छोड़कर वो घर जाने की बजाय वहीं गाड़ी में बैठा रहा था। फिर मोबाइल निकाल कर एक नंबर डायल किया और कान से लगा लिया। अर्श भाई कैसे हैं आप? कॉल अटेंड होते ही दूसरी जानिब से बेताबी से पूछा गया। अशर मैं बहुत बेचैन हूँ, एक पल को भी सुकून नहीं आ रहा मुझे। अर्श के लहजे में दुख ही दुख था। दूसरी जानिब अशर उसकी कैफियत समझता सर्द आह भर कर रह गया। भाई प्लीज़ हिम्मत करें, अशर ने बेबसी के आलम में बोला। मॉम डैड मरियम सब नाराज़ होंगे ना मुझसे। वो टूटे हुए अंदाज में बोला। भाई सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो आप। अशर ने उसे खोखली तसल्ली दी, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि मामला कहाँ तक ख़राब हो चुके हैं। मॉम डैड मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे, जबकि मरियम से बात करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं परेशान ना हूँ। वो बेबसी की इंतहा पर था। दूसरी जानिब अशर बिल्कुल खामोश हो गया। मरियम कैसी है? अर्शा फिर से गोया हुआ। उसके अंदाज में बेचैनी वाज़ेह थी। आनी के घर से उसे मोम डैड ले आए थे, लेकिन जब से आप गए हैं वो बस रोती रहती हैं। भाई आप जानते हैं ना, वो बहुत सेंसिटिव हैं और आप तो उनके लिए सब कुछ है। आपकी जानिब से मिला दुख उन्हें उनसे सहा नहीं जा रहा। अशर के अंदाज में दुख, परेशानी और कुछ गुस्से की रमक भी थी। काश मेरा ट्रांसफ़र अचानक ना हुआ होता तो मैं वहाँ आ सकता था। वो बुड़बुड़ाया, मगर अशर सुन चुका था। जी मैं जानता हूँ, आपका इतनी जल्दी कराची आना मुश्किल है। अब कल डैड मॉम को आपके ट्रांसफ़र का बता रहे थे। अशर ने सुबह हुई जामिन शाह और हुरैन की गुफ्तगू अर्श को बताई। उर्वा कैसी है? सबका ख्याल रखना है तुम्हें अशर। अर्श ने कनपटी दबाते हुए कहा। जी भाई। अशर ने कुछ सोचकर उसे मुखातिब किया। भाई वो अमल ने कुछ बताया कि उसने ये सब कुछ क्यों किया? क्या चाहती है वो? अशर की बात पर अर्श के माथे पर शिकन बढ़े। अशर मेरी सुकून भरी जिंदगी में उस खुदगर्ज लड़की ने जहर घोल दिया। तुम देखना, सुकून तो मैं उसे भी मयसर नहीं करूँगा। जैसे उसे अपना नाम देकर पछता रहा हूँ ना, वो भी पछताएगी। पल पल एहसास दिलाऊंगा मैं उसे कि उसने अर्शाह के खिलाफ साजिश करके कितनी बड़ी गलती की है। वो इंतकाम की आग में बुरी तरह जल रहा था। भाई प्लीज़ गुस्सा मत करें। अशर को जाने क्यों उसका लहजा बेहद खौफ में मुब्तला कर गया था। अशर वो लड़की बहुत खुदगर्ज है, बेहिस है। उसे एहसास नहीं कि उसने क्या किया है। उसकी वजह से मैं मरियम को दुख दे चुका हूँ। ज़िंदगी में ये पहला फ़ैसला मैंने नफ़रत और गुस्से में लिया था, और इस पर मुझे कल से पछतावा हो रहा है। मैं उस लड़की का वो हशर करूँगा कि वो पनाह मांगेगी। वो वाकई पछता रहा था, जबकि अशर को उसका अंदाज़ खौफज़दा कर रहा था। भाई प्लीज़। ओके, सबका ख्याल रखना और अपना भी। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। अर्श ने फ़ौरन बात बदली और नरमी से बोलकर कॉल काट दी। मरियम मेरी जान, आई मिस यू। तुम ही मेरी ज़िंदगी हो और मेरी बीवी भी। मेरे दिल की मलका हो तुम। मोबाइल पर चमकती मरियम की खिलखिलाती तस्वीर देखकर वो उससे मुखातिब हुआ था। तकलीफ़ क्या होती है, मान टूटना क्या होता है, महरूमी क्या होती है, ये कोई मरियम से पूछता जिसकी सारी ज़िंदगी अंधेर हो गई थी। अपने महबूब शोहर की बेतनाई ने उसे कितना दुख पहुंचाया था, ये वही जानती थी या उसका खुदा जानता था। वो टूट गई थी, बिखर गई थी। क्या हर दुख उसी के नसीब में लिखा था? क्या हर इम्तहान उसी से लिया जाना था? दुनिया में जब आँख खुली तो बाप की हकीकत ने सारी दुनिया में शर्मसार कर दिया। कुछ अरसे बाद माँ भी छोड़कर चली गई। ज़माने की ठोकरों से बचाने के लिए जामिन शाह, उसके मामू ने उसे और उसके भाई को अपने साथ ले लिया, मगर यहाँ भी उन दोनों बहन भाइयों को जुदाई का सामना करना पड़ा। रामीन मामा और अली पापा ने उन्हें बहुत प्यार दिया। हुरैन मॉम और जामिन बाबा ने भी हर तरह से उन्हें पढ़ाया, लिखाया, प्यार दिया। शाह हवेली के सबसे बड़े और काबिल वारिस से उसकी शादी कर दी। वो अपनी आने वाली ज़िंदगी से कितनी खौफज़दा थी, मगर अर्शा एक बहुत ज़िम्मेदार और इज़्ज़त और मोहब्बत करने वाला हम सफ़र साबित हुआ था। अर्शा की हमराही में 3 साल मरियम की ज़िंदगी के हसीन तरीन साल गुजरे थे। अर्शा की हमराही में, मगर फिर जैसे उसकी ज़िंदगी इम्तहानों में दाखिल हो चुकी थी, ये दुख कम था कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। उस पर अर्श की दूसरी शादी ने उसे आसमान से ज़मीन पर ला पटका था। क्या मरियम कभी यकीन कर सकती थी कि अर्शा उससे मुंह मोड़कर चला जाएगा? मगर ऐसा ही हो गुजरा था। हाँ, ये क़यामत खेज पल वो गुजार भी चुकी थी और सह भी चुकी थी। 2 दिन से वो अपना मोबाइल पास रखे अर्शा के किसी पैगाम की मुंतज़िर थी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि अर्शा ने उसे याद ना किया हो, मगर वो जिसकी मुंतज़िर थी वो शायद बेखबर था और ख़ुद कॉल करने की उसकी हिम्मत ना थी। यहाँ सब उसका बहुत ख्याल रख रहे थे, मगर हर कोई उससे निगाहें चुराए हुए फिर रहा था। वो बिल्कुल खामोश थी।
उर्वा कितनी कोशिश करती थी उससे बात करने की, मगर वो तो जैसे सब सुनकर भी कुछ नहीं सुन पा रही थी। हाँ, मगर उसे अर्श शाह का इंतज़ार करना था, बेसब्री से इंतज़ार था, जो उसकी ज़िंदगी था। मगर एक डर, एक खौफ उसके दिल में बैठ चुका था कि अब अर्श शाह सिर्फ उसका नहीं बल्कि दो हिस्सों में बँट चुका था। यही बात मरियम को बेचैन कर रही थी, बेसकून कर रही थी और इज़्तिराब में मुब्तला कर रही थी। वो 2 दिन से उस फ्लैट में नहीं गया था। वो 2 दिन से उस फ्लैट में बोलाई-बोलाई फिर रही थी। 2-3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। पानी पी-पी कर उसने गुज़ारा किया था। आज तक कभी उसे इतनी अज़ियत नहीं पहुंची थी, जितनी इन 2-3 दिनों में उसने देखी थी। अर्शा खुद तो 2 दिनों से ऐसा गया कि मुड़कर उसकी खबर तक ना ली। वो मर रही है या अभी तक ज़िंदा है। ज़िंदगी में इतनी गालियाँ उसने कभी किसी को ना दी थी जितनी अर्शा को इन 2 दिनों में दे दी थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि अर्श सामने आए और वो उसका गला दबा दे। अभी भी वो निढाल सी सोफे के साथ टेक लगाए नीचे फर्श पर बैठी थी। वो 2 दिन से सबको कॉल कर चुकी थी, मगर किसी ने उसकी कॉल नहीं सुनी थी। मामा, पापा, अर्श को तो वो अनगिनत कॉल्स कर चुकी थी, मगर सब बेसूद रहा। खुदा करे अर्श तुम मर जाओ, तुम्हें पानी भी नसीब ना हो, तुम भी माँ बाप को तरसो, तुम्हें भी वो धुतकार दे, भूखे मरो तुम भी, कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे पास ना हो, तन्हाई के खौफ से मरो तुम। वो झोली फैला फैला कर बद्दुआएं दे रही थी अर्श को। वो वाकई उस वक्त अपने हवासों में नहीं थी, वरना कम अज़ कम अब अर्श को इतनी बद्दुआएं ना देती, जिसने उसकी इज्जत की हिफाजत की थी और उसे अपनी इज्जत बना लिया था। मगर नहीं, वो एक जज्बाती लड़की थी। उस वक्त उसे सिर्फ इतना याद था कि अर्श शाह उसे यहाँ भूखा प्यासा छोड़कर मारना चाहता है। उसे तन्हाई से बेतहाशा खौफ महसूस हो रहा था, मगर क्या करती, किसे पुकारती? खुदा तुम्हें पूछे अर्श। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी और मदद को पुकारने लगी, मगर कोई भी नहीं था जो उसकी आहो बका सुनता आकर। हुरैन, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? क्या कह रही हो तुम ये? हुरैन की बात पर ज़ब्त के बावजूद जामिन शाह की आवाज़ बुलंद हुई थी। जामिन देखें, मरियम अर्श की बीवी है और इस वक्त यही मुनासिब रहेगा कि मरियम अर्श के पास हो। आप उसे अर्श के पास भेज दें। हुरैन ने अपनी बात दोबारा दोहराई, जबकि जामिन शाह ने उन्हें गुस्से से घूरा था। तुम अपने बेटे को माफ़ कर सकती हो, मगर मुझसे ये उम्मीद मत रखना। अर्श अब मेरे घर में कदम भी नहीं रखेगा, बल्कि मरियम पर तो मैं उसका साया भी ना पड़ने दूँ। वो नफ़ी में सर हिलाते बोले, यकीनन पार्टी वाली रात जो कुछ भी हुआ था उस पर अर्श ने गुस्से में वो कदम उठाया होगा, वरना अर्श कभी भी मरियम के साथ ऐसा ना करता। हुरैन उन्हें समझाने की कोशिश करने लगी। वो समझता क्या है, गुस्से में आकर कोई भी कदम उठा लेगा तो हम सब भूल जाएंगे। उसने मरियम के साथ जुल्म किया है और तुमसे बेहतर शायद कोई नहीं जानता कि बिया आपी मेरे लिए क्या थी। जब मैं उनके साथ हुए जुल्म का बदला सलमान शाह की बेकसूर बेटी से ले सकता हूँ, तो अब उनकी बेटी मुझे उसी तरह अजीज़ है, इतनी कि मैं सारी ज़िंदगी अर्श की शक्ल भी ना देखूं। जामिन शाह गुस्से में न जाने क्या क्या कह रहे थे, जबकि हुरैन के दिल में इतने अरसे बाद आज वैसी ही टीसें उठी थीं जैसी आज से 20 साल पहले वाली जामिन शाह की बातें सुनकर उठती थीं। जामिन, मैं तो बस इसलिए कह रही थी ऐसा कि दोनों साथ रहेंगे तो मरियम ठीक हो जाएगी। आप जानते हैं, अर्श ही मरियम का सकून है। वो मोहब्बत करती है अर्श से। वो अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाते धीरे से बोली थी, मरियम वक्त के साथ संभल जाएगी, मगर तुम और तुम्हारा बेटा उसे भूल जाओ अब। जामिन शाह अभी भी गुस्से में बोले थे। जामिन प्लीज़ गुस्से में कोई फ़ैसला ना करें, खुदा के लिए ये इंतकाम और गुस्से में किए गए फ़ैसलों की रीत अब ख़त्म कर दें। क्यों अपनी नस्ल को इस गुस्से की भेंट चढ़ा रहे हैं? प्लीज़ दोनों बच्चों को अलग मत करें। हुरैन जामिन का हाथ अपने हाथों में लेती मिन्नतें करते बोली, हुरैन, मैं अब तुम्हारी ज़ुबान से अर्श के लिए हमदर्दी के अल्फाज ना सुनूं। देर हो रही है मुझे और मैं जा रहा हूँ। जामिन शाह ने उसका हाथ झटका था और सख्ती से कहते हुए कमरे से निकल गए। जामिन, आप समझ क्यों नहीं रहे? गुस्से में किया गया फैसला इंसान को पछताने पर मजबूर कर देता है, और अर्श भी आपका बेटा है। जिंदगी में आपने भी तो गुस्से में ऐसे बहुत से फैसले किए जिन्होंने आपको पछतावे में धकेल दिया था, मगर मैं मरियम को अर्श से जुदा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी, कभी भी नहीं। आंखों में उतरती नमी को उंगली की पूरों से साफ करते हुरैन एक अज़्म से खुद से मुखातिब हुई थी। जैसे ही अर्श शाह ने फ्लैट का लॉक खोलकर दरवाज़ा वाह किया, घोर अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया था। जेब से मोबाइल निकालकर उसने टॉर्च ऑन की और स्विच बोर्ड की जानिब बढ़ा। लाइट ऑन करने के बाद उसने दोबारा दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। वो जैसे ही मुड़ा, सामने सोफे के पास पड़ी फर्श पर सुकड़ी सिमटी लेटी हुई थी अमल। बेसाख्ता अर्श को उसके वजूद से बेजारी महसूस हुई।
अपनी बेजारी पर काबू पाता वो उसकी जानिब बढ़ा और उसे बाजू से पकड़कर जोर से हिलाया, यहाँ तक कि वो निढाल सी हड़बड़ा उठी। उठो। जब वो आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी तो अर्श ने उसके बिखरे वजूद से निगाहें हटाकर माथे पर बल डाले कहा और उसी सोफे पर बैठकर सर सोफे की पुष्ट से टिका कर आंखें मीच ली। मुझे भूख लगी है। नकाहत के सबब वो बमुश्किल अदा कर पाई थी अल्फाज। उसकी आवाज़ पर अर्शा ने आंखें वाकी। तो मैं क्या करूं? उसे देखते हुए अर्शा गुर्राया तो उसकी उतनी बुलंद आवाज़ पर अपनी जगह से वो उछल पड़ी। मैंने तीन तीन दिन से कुछ नहीं खाया। बेबसी से बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसकी बात सुनकर अर्शा ने जेब में पड़ा मोबाइल निकाला और अब वो कुछ खाने के लिए ऑर्डर कर रहा था। बेख्तियार अमल को वो उस पल बहुत अच्छा लगा, जबकि अर्शा अब उसे नज़रअंदाज करता कमरे में जा चुका था। फिर अगले चंद ही मिनटों में दरवाजे पर दस्तक हुई। वो हिम्मत करती खुशी से दरवाजे की जानिब लपकी, मगर पीछे से किसी ने सख्ती से उसे दबोचा। वो लड़खड़ा कर ज़मीन पर गिरी थी। अब अर्शा उसे घूरता आगे बढ़ा और दरवाज़ा खोलकर ऑर्डर रिसीव किया। पीछे वो अभी भी फर्श पर ही पड़ी थी, जबकि अर्शा एक बार फिर दरवाज़ा लॉक करते मुड़ा और उसे मुकम्मल नज़रअंदाज करता ओपन किचन की जानिब बढ़ा। प्लेट्स में खाना निकालने के बाद उसने पास पड़ी कुर्सी घसीटी और बराजमान हो गया। अगले 5 से 7 मिनट में खाना खाने के बाद उसने हाथ साफ किए और कमरे में चला गया, जबकि इतनी देर से उम्मीद से उसे खाना खाते देखती अमल यकदम फर्श से उठी और उसकी प्लेट की जानिब बढ़ी। अर्श की प्लेट में कुछ सालन बचा था, जबकि रोटी आधी से कुछ ज़्यादा पड़ी थी। वो खाने पर झपटी और बड़े बड़े निवाले बनाकर खाने लगी। पहली बार उसे रिस्क की कदर का एहसास हुआ था। खाने के दौरान कितनी बार उसे खांसी आई, मगर वो मुसलसल निवाले मुंह में डालती रही। फिर अर्श के ही झूठे ग्लास में बचा पानी अपने लबों से लगाया। अभी उसे मजीद भूख लगी थी, मगर खाना खत्म हो चुका था। उदासी से उसने अपने कप से बहते आंसू पोंछे और लाउंज में आकर सोफे पर लेट गई। और फिर जाने वो कब तक रोती सिसकती रही, उसे कुछ खबर ना हुई, यहाँ तक कि कब नींद की वादी उस पर मेहरबान हुई और वो सो गई। वो बेड की पुष्ट से टेक लगाए, टांगे लंबी किए, आंखें मीचे उसी बेखबर की यादों में गुम थी जब साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल फ़ोन बजने लगा। हमेशा की तरह उसे अर्श की कॉल का गुमान हुआ। झट से आंखें खोली और मोबाइल फ़ोन हाथ में लिया। इस बार उसके उदास चेहरे पर खुशी की रमक आई थी। उसने धड़कते दिल के साथ कपकपाते हाथों से यस करके फ़ोन कान से लगाया। दूसरी जानिब बेड पर दराज अर्शा ने मरियम की कॉल अटेंड कर लेने पर खुदा का शुक्र अदा किया, मगर वो बिल्कुल खामोश थी। मरियम मेरी जान, बेहद मोहब्बत से पुकारा गया। मरियम के आंसू बहने लगे, मगर वो बिल्कुल खामोश थी। कैसी हो मेरी जान? बेताबी से पूछा गया। अंदाज में बेताबी, परेशानी, फिक्र और मोहब्बत सब वाजे था, मगर वो महज आंसू बहा रही थी। कुछ तो बोलो, गुस्सा करो, कुछ भी कह लो, मगर प्लीज़ बात तो करो। ऐसे खामोश आंसू मत बहाओ। वो बोझल अंदाज में नदामत से बोल रहा था और फिर मोबाइल के स्पीकर से मरियम की दबी दबी सिसकियां सुनाई देने लगी और फिर वो शिद्दत से रोने लगी, जबकि अर्शा ने जब्त करते हुए आंखें मीच कर दोबारा खोली थी। वो काफ़ी देर तक रोती रही, मगर अर्शा के पास कोई लफ्ज़ नहीं था। वो शर्मिंदा था और बेहद शर्मिंदा था। प्लीज़ मत रो मरियम, तुम्हारा इतनी दर्द से रोना मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहा है। जब वो खामोश ना हुई तो अर्श बेबसी से बोला, जबकि मरियम अब कॉल काट चुकी थी। बेइख्तियार अर्श बेचैन हुआ। दोबारा कॉल मिलाई, मगर वो पिक नहीं कर रही थी। वो मुसलसल कॉल्स मिला रहा था। बेहद इस्तराब की कैफियत में अर्शा अब नंबर मिलाता हुआ कमरे में चक्कर काट रहा था। मुसलसल कॉल करने के तकरीबन 1 घंटे बाद मरियम ने दोबारा कॉल पिक की, लेकिन इस बार वाकई अर्शा के पास अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। रात बहुत हो चुकी है, इस वक्त आपको अपनी दूसरी बीवी को टाइम देना चाहिए। वो तंज नहीं करना चाहती थी, मगर औरत की फितरत थी, सो कर बैठी। मेरा सब कुछ आप है मरियम, मेरी बीवी, मेरी हमराज, मेरी हमसफ़र, मेरे दुख सुख के साथी, मेरी ज़िंदगी, मेरा दिल, मेरा सुकून, मेरा चैन, मेरी ख्वाहिश, मेरी मोहब्बत और मेरा इश्क। और इतने पाक, इतने खलूस वाले जज्बात के बाद किसी तीसरे के लिए बिल्कुल गुंजाइश नहीं मेरी ज़िंदगी में। हाँ, एक गलती हुई है मुझसे, वो भी जल्द ही ठीक कर दूंगा, मगर ये याद रखें आप मेरी कुल कायनात हैं। प्लीज़ आइंदा ख़ुद को किसी और का मेरी ज़िंदगी में मुकाबला मत कीजिएगा। वो इस कदर मोहब्बत और सच्चाई से गोया हुआ कि मरियम के दिल में सकून उतर गया। बेचैनी और इस्तराब जैसे नापैद हुआ। प्लीज़ कुछ तो बोले मरियम, वो उसकी मिन्नत कर रहा था। जी प्लीज़ मरियम, मुझे कभी गलत मत समझना। मेरी ज़िंदगी में जो तुम्हारा मकाम है वो कोई दूसरी लड़की हासिल नहीं कर सकती। तुम ही मेरा सब कुछ हो।
वो आजिज़ी से बोल रहा था। प्लीज़ ऐसे नहीं बोले। अर्श की आखिरी बात पर वो तड़प उठी थी। फिर मत रूठो मुझसे, मैं तुम्हारी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उम्मीद से बोला। मैं क्यों रूठूंगी आपसे, मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे, वो दिल बड़ा करते हुए बोली थी। उस शख्स की आवाज़ ही मरियम के सकून का सबब थी। तुम बहुत अच्छी हो मरियम, बहुत अच्छी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होती तो पता नहीं इतना हंगामा करती, मगर तुमने मेरी गलती को बर्दाश्त कर लिया है। वो मध्यम सा मुस्कुरा कर बोला। आप ही मेरा सब कुछ है अर्श, सब कुछ। मैं चाह कर भी आपसे रूठ नहीं सकती, ना आपसे रुख फेर सकती हूँ, वो रुंधी आवाज़ में बोली थी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है। कुछ पल बाद अर्श अचानक बोला था। मुझे भी। बेसाख्ता उसकी भी जुबान फिसली। तो बुला रही हो तो कसम से सब कुछ छोड़ कर भी आ जाऊंगा, कहकर तो देखो एक बार। उसके लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी, जबकि उसकी बात पर मरियम के लब मुस्कुराए। नहीं शाजी, आप अपना काम देखें, कुछ दिनों बाद आ जाइएगा। अर्श की बेचैनी को महसूस करते हुए वो मुस्कुरा कर बोली। जबकि मरियम के दिल को सुकून पहुंचा तो अर्श को भी अब कुछ सुकून आया था। सुबह खाने की मेज पर सभी मौजूद थे, मगर मरियम आज भी नहीं थी। जामिन शाह के माथे पर शिकन पड़ी। कहाँ है मरियम? किसी ने उसे बुलाने की जहमत तो नहीं की होगी? बगैर किसी को देखे उन्होंने तंज किया था, जबकि उनकी बात सुनकर सबके हाथ खाने से रुके। हुरैन ने उनके गुस्से में तिल मिलाते चेहरे को देखा और उर्वा की जानिब रुख किया। उर्वा, जाओ मरियम को बुला कर लाओ। हुरैन ने उर्वा को देखते हुए संजीदगी से कहा। मॉम, मैंने उन्हें बुलाया था मगर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। उर्वा ने बाप के गुस्से को देखते हुए हुरैन को जवाब दिया। उसने कभी अपने बाप को इतने गुस्से में नहीं देखा था जितना वो इन 4-5 दिनों से देख रही थी। एक बार फिर जाओ, हुक्म जामिन की जानिब से आया। जी डैड, सर हिलाती वो उठी थी। कम अज़ कम बच्चों के सामने तो ऐसे गुस्सा ना करें, और वह पहले ही आपके गुस्से से सहमी हुई है। हुरैन ने अशर और फुफ्फो की मौजूदगी की वजह से आवाज़ धीमी रखते हुए जामिन से कहा, तो एहसास होने पर वो लब भींच कर रह गए। कुछ ही देर में मरियम ने उर्वा के साथ डाइनिंग हॉल में कदम रखा और थोड़ी बुलंद आवाज़ में सलाम किया, मगर उसका उदास चेहरा देखकर जामिन शाह और हुरैन ने एक दूसरे को देखा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, यहाँ आओ, कुर्सी की जानिब इशारा करते जामिन शाह ने कहा तो मरियम खामोशी से हुरैन के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। फुफ्फो ने उसके बिखरे बिखरे हुलिये और सूजी आंखों को देखकर निगाहें चुराई। यूनिवर्सिटी जाना क्यों छोड़ा हुआ है आपने मरियम? वो चाय का सिप ले रही थी जब जामिन शाह ने नरमी से इस्तफसार किया। वो डैड। उनके अचानक सवाल पर उसे समझ नहीं आई कि जवाब क्या दे। कल से ज़रूर जाएंगी आप, उन्होंने जैसे उसे हुक्म दिया था। मरियम ने बेसाख्ता हुरैन को देखा जो सर झुकाए बैठी बेदिली से नाश्ता कर रही थी। जी वो डैड, मुझे पापा के घर जाना है। जामिन शाह का सुता हुआ चेहरा देखते उसने जैसे इजाज़त चाही। ठीक है हुरैन, मरियम को साथ ले जाना और अपने साथ ही वापस लेकर आना, उन्होंने सर हिलाते इस बार हुरैन को मुखातिब किया। जवाबन उन्होंने महज सर हिलाने पर इक्तफा किया, जबकि मरियम मजीद बोली। डैड, मुझे कुछ दिनों के लिए वहीं रहने जाना है, मैं वहीं से यूनिवर्सिटी चली जाया करूँगी, वो झिझक कर बोली थी। उसकी बात पर जामिन शाह ने चाय का कप मेज़ पर रखा। अर्श की वजह से जाना चाहती हो ना तुम बेटा यहाँ से? उन्होंने अचानक ही सवाल किया। सबकी नज़रें अपनी जानिब उठती देख मरियम का सर खुद ब खुद नफ़ी में हिला। देखो बेटा, तुम्हारा घर ये है, इस पर तुम्हारा ज़्यादा हक है। तुम इस घर की बेटी भी हो, तुम मेरे लिए उर्वा जैसी हो। और रही बात अर्श की, तो वो अब इस घर में नहीं आएगा। अब उसका हमारे ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं, सब सुन लें। वो नरमी से गोया हुए, जबकि आखिर में अंदाज़ खुद ब खुद हतमी हो गया था। जबकि उनकी बात पर मरियम की तो जैसे सांसें बेतरतीब हुई। हुरैन ने भी तड़प कर जामिन शाह को देखा जो उस वक्त एक निहायत सफ़ाक इंसान लग रहे थे। जामिन, ये क्या कह रहे हो तुम? अर्श इस घर का बड़ा बेटा है, खून है तुम्हारा, तुम उस लड़की की वजह से अपनी औलाद से मुंह मोड़ लोगे? फुफ्फो की आवाज़ बुलंद थी। आप हमारी बड़ी हैं, माँ के बाद। मैंने हर मामले में आपके फ़ैसले को अहमियत दी, मगर मज़ीद मरियम के मामले में मैं किसी की नहीं सुनूंगा। मरियम जो फ़ैसला करेगी इस बारे में मैं उसके साथ हूँ, चाहे मुझे सारी उम्र अर्श से मुंह ही क्यों ना मोड़ना पड़े, वो सफाकियत से कहते उठ खड़े हुए। जामिन प्लीज़, हुरैन ने उन्हें पुकारा था। उनकी पुकार में तड़प थी इस बार। एक और बात, हनी अगले चंद दिनों में पाकिस्तान आ रहा है, वो हुरैन की पुकार नज़रअंदाज करते पुरसकून से बोले, जबकि उनकी बात पर सब चौंके। क्यों?
फुफ्फो ने माथे पर बल डाले पूछा। क्योंकि मैंने उसे बहुत इसरार करके यहाँ बुलाया है, वो आम से अंदाज में बोले, जबकि हुरैन इस मामले में बिल्कुल खामोश थी। मगर इसकी क्या ज़रूरत थी? अच्छा भला तो वो वहाँ नौकरी कर रहा है, फिर तुम्हारा उसे यहाँ बुलाने का क्या मकसद? वो सख्ती से पूछ रही थी। मरियम ने बेसाख्ता सर झुका लिया। उनके बाप की वजह से उन दोनों बहन भाइयों को कोई भी ख़ानदान में पसंद नहीं करता था और उन लोगों को हमेशा बातें सुनना पड़ती थी। क्योंकि मैं हनी की शादी उर्वा से करना चाहता हूँ। बहुत आराम से उन्होंने शाह हवेली के मकीनों के सर पर बॉम्ब फोड़ा था। उनकी बात पर उर्वा की तो सांसें मद्धम हुई। हुरैन ने बेयकीनी से जामिन शाह को देखा। ये आप क्या कह रहे हैं जामिन? हुरैन सदमे किसी कैफियत में बोली थी। अशर को भी बाप की ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई थी, जबकि मरियम खुद भी हैरत ज़दा थी। यही के हनी के आते ही हम उर्वा का उससे निकाह कर देंगे। वो एक नज़र फुफ्फो को देख कर बोले, ये तुम क्या कह रहे हो जामिन? खबरदार अगर ये बेहुदा बात सोची भी तुमने। फुफ्फो जामिन शाह को देखती दबी दबी आवाज़ में गुर्राई, इसमें बुराई क्या है फुफ्फो? हनी अच्छा लड़का है, नेक है, काबिल है, सबसे बड़ी बात हमारा अपना है, और क्या चाहिए हमें? वो हतमी अंदाज में गोया हुए लहजा पुख्ता था, जबकि उर्वा मजीद कुछ नहीं सुन सकी और नामहसूस अंदाज में वहाँ से निकलती चली गई। जामिन, हमारी बेटी अभी बहुत कम उम्र है, पढ़ रही है, ये सब अभी ठीक नहीं है। नम आंखों से जामिन शाह को देखते हुरैन भी बोली थी, ये इनकार के फजूल जवाज़ हैं हुरैन। उन्होंने उनकी बात रद्द की। जामिन, ये जुल्म है। हनी उर्वा से कम 15 साल बड़ा होगा, प्लीज़ ऐसे नहीं करें। इस बार हुरैन बोलते हुए रो पड़ी। प्लीज़ फजूल बातों को बीच में मत लाओ हुरैन। हुरैन की आंखों में आंसू देखकर इस बार जामिन नरमी से गोया हुए, होश करो जामिन, वो लड़का हमारी बच्ची से बहुत बड़ा है उम्र में, ये मुनासिब जोड़ नहीं है, उर्वा बहुत कम उम्र है। इस बार फुफ्फो शदीद गुस्से में बोली, मेरे और हुरैन में भी उम्र का बहुत फ़र्क था, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बात ख़त्म फुफ्फो, फैसला कर चुका हूँ मैं अब। वो सख्ती से कहते डाइनिंग हॉल से निकल गए, जबकि पीछे सब अपनी अपनी जगह परेशान और बेचैन थे। फुफ्फो, हुरैन को जामिन का ये फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा था। जाने क्यों उनका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। फुफ्फो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, उर्वा भी बहुत छोटी है, जामिन अपनी ही बेटी के साथ क्यों ये जुल्म कर रहे हैं? वो बेचैनी से गोया हुई। तुम बेफिक्र रहो हुरैन, ऐसा कुछ नहीं करने देंगे हम जामिन को। उन्होंने जैसे हुरैन को खोखली तसल्ली दी थी, जबकि वो खुद भी जानती थी कि जामिन शाह अपना फैसला नहीं बदलेंगे, जामिन नहीं सुनेंगे किसी की। फुफ्फो, आपको पता है मैं हमेशा उर्वा को ज़्यादा हंसने नहीं देती थी, क्योंकि उसकी हंसी बहुत खूबसूरत है। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी बच्ची की हंसी को नज़र ना लग जाए। आप देखें इन्हें, अपनी फूलों जैसी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं ये। चाहे वो कितना मर्जी काबिल और अच्छा हो, मगर है तो बड़ा ना उर्वा से। वो इस बार गुस्से से बोलती रो पड़ी थी, जबकि मरियम के भी आंसू निकल आए। अशर ने मुठियां सख्ती से भींची थी अपनी।